आज हम 1 बाई 1 पढ़ते हैं सबको। एंगल बाइसेक्टर। एक्चुअली ये होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। या इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, आराम से समझें, आराम से देखें। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मिलाया जाता है और वो उस एंगल को आधा आधा करने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये कोई ट्राइंगल है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। एंगल ए को हाफ करने वाली लाइन है ये। a/2 इधर हो जाएगा, a/2 इधर हो जाएगा। इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में शीर्ष ए का एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये इसका कोण का समद्विभाजक हो गया है। कोण समद्विभाजक या इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। आंतरिक कोण का समद्विभाजक है, इसलिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? ठीक। और यहीं से काम शुरू करते हैं, पहला काम यहीं से शुरू कर देते हैं। करें। आपको मैंने ये बताया था किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो मैं ऐसे कहूं कि ये मेरे पास में ट्राइंगल है, ये भुजा नीचे वाली भुजा BC है। तो यहां से जो लंब डाला जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है और ये पॉइंट D है, तो ये इसकी ऊंचाई का काम करेगा। BC इसका आधार का काम करेगा और ये जो AD है ये इसकी ऊंचाई का काम करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं 1/2 गुणा BC इंटू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी सिचुएशन के ऊपर लेके चलता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट से एक सरल रेखा पर एक ही लंब डाला जा सकता है। किसी एक पॉइंट से एक सरल रेखा पर एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, एक ही लंब डाला जा सकता है। सपोज कीजिए ये लंब डाला गया है और इसकी लंबाई P है। तो ऐसे यहां पर एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक थोड़ा सा 90 डिग्री से छोटा लंब, 90 डिग्री से बड़ा लंब, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो वो एंगल 90 डिग्री का ही होगा। उससे कम है तो भी परपेंडिकुलर नहीं है और उससे ज्यादा है तो भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि ऐसा कोई ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें और भी कई ट्राइंगल बन जाते होंगे, कई ट्राइंगल बन जाते होंगे, जैसे एक ही आधार को लेते हुए एक ही सरल रेखा पर उसी शीर्ष से कई ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है। ये A है, ये B है, ये C है, इसको D बोल देते हैं, इसको E बोल देते हैं, इसको F बोल देते हैं। ये कई ट्राइंगल्स बन गए। अगर ज्यादा भी नहीं दिख रहे हैं तो एक तो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और 4 छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स नहीं पूछ रहे हैं, वो रीजनिंग का काम है, वहां आप कीजिए इसको। लेकिन एक तो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है और छोटे ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनका आधार BC के ऊपर है, सबका एक ही रेखा पर आधार है सबका, और यहां से एक लंब डालता हूं, मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल है और इसको मैं H बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं H, और ये पॉइंट P मान लीजिए। तो ये जो AP है वो इस ABC का शीर्ष लंब हो जाएगा। यानी ABC में BC भुजा को आधार मानूंगा तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, AP। अब ये जो AP जो है या जो H है, ये केवल BC भुजा के ऊपर लंब नहीं है, ये BD भुजा के ऊपर भी लंब है, ये DE भुजा पर भी लंब है, ये EF भुजा पर भी लंब है और ये FC भुजा पर भी लंब है। ये सारे ट्राइंगल्स के लिए ऊंचाई का काम करता है, केवल ABC के लिए नहीं। ये ABD की भी ऊंचाई यही है अगर BD को आधार मानते हो तो। अगर BD को आधार मानते हो तो ऊंचाई हो जाएगा AP। ADE में
अगर डीई को आधार मानते हो तो ऊंचाई हो जाएगा एपी। एईएफ में अगर आप ईएफ को आधार मानते हो तो ऊंचाई हो जाएगा एपी। और एएफसी में अगर एफसी को आधार मानते हो तो ऊंचाई क्या हो जाएगा एपी। यानी किसी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे डाला गया जो लंब होता है, उस भुजा को अगर आधार माना जाए तो वो लंब उसकी ऊंचाई का काम करता है। अगर न्यूनकोण त्रिभुज बन रहा हो, जैसे ऐसा त्रिभुज हो, न्यूनकोण त्रिभुज हो, जैसे ऐसा त्रिभुज हो, ये ट्राइंगल है एबीसी, तब तो ये जो लंब है वो यहां इस भुजा पर आ जाएगा और ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और ये पॉइंट डी हो जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो यहां से जो लंब डालेंगे एबीसी है और ये कोण 90 डिग्री है, तो बीसी भुजा को आधार मानोगे तो ए बी ही इसके शीर्ष लंब या ऊंचाई का काम करेगा। और अगर कभी अधिक कोण त्रिभुज हुआ, ऐसे अधिक कोण त्रिभुज हुआ एबीसी, तो बीसी भुजा को आधार मानोगे तो बीसी पर आप ए से लंब नहीं डाल सकते, इसलिए बीसी को सीबी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना पड़ेगा और यहां से लंब डाल सकते हो और ये 90 डिग्री का एंगल आएगा, इसको आप पॉइंट पी कह सकते हो। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यहां पर भी ए डी, डी कह दो इसको, इसको भी डी कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर भी ए डी ऊंचाई है, यहां पर भी, यहां ए बी ऊंचाई का काम करेगा और यहां ए डी है वो ऊंचाई का काम करेगा। अगर आप अधिक कोण त्रिभुज है और बीसी भुजा के ऊपर शीर्ष ए से लंब डालना चाहते हो तो बीसी को आपको सीबी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब जाके इसके ऊपर लंब डाला जा सकता है। अदरवाइज ए से बीसी पर कहीं भी मिलाओ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, इसलिए मुझे बीसी को सीबी डायरेक्शन में आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर लंब डाला जा सकता है। अब अगर एक से ज्यादा ट्राइंगल्स बन रहे हो, एक से ज्यादा ट्राइंगल्स बन रहे हो और जिनका आधार एक ही सरल रेखा पर है और उनका शीर्ष बिंदु एक है, तीन कंडीशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। एक से ज्यादा ट्राइंगल बन रहे हो, आधार एक ही सरल रेखा पर है और उनका शीर्ष बिंदु एक है। एक ट्राइंगल ये बना दिया मैंने और एक ट्राइंगल ये बना दिया, इतने ही बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको डी बोल देता हूं, इसको ई बोल देता हूं और यहां से एक लंब डाला गया है जो कि कोण 90 डिग्री का है और इसको मैं ऊंचाई एच बोल देता हूं। तो ये जो एच है ये ए बी सी के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, ये ए बी डी के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, ये ए डी ई के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, ये ए ई सी के लिए भी ऊंचाई का काम करेगा। क्या इस बात को आप समझ गए हो? समझ गए हो? अगर ये कहूं मैं कि इनकी सबकी ऊंचाई बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं इस ट्राइंगल को ए बी डी को तो ट्राइंगल नंबर 1 बोल देता हूं, ए डी ई को ट्राइंगल नंबर 2 बोल देता हूं, ए ई सी को ट्राइंगल नंबर 3 बोल देता हूं। ए बी डी है ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ए डी ई है ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ए ई सी है ये ट्राइंगल नंबर 3 है। तो पहले मैं ए बी डी ट्राइंगल का एरिया लेता हूं, तो 1/2 गुणा बी डी इंटू ऊंचाई एच हो जाएगा। किसका? ए बी डी का। समझ में आए तो हाँ कहना, नहीं तो मना कर देना। ए बी डी का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा बी डी आधार है, ऊंचाई एच हो जाएगी, इसके लिए भी ऊंचाई एच है तो 1/2 गुणा बी डी गुणा एच हो जाएगा। ऐसे ही ए डी ई का एरिया लूंगा तो 1/2 गुणा डी ई गुणा एच हो जाएगा। ऐसे ही ए ई सी का एरिया लूंगा तो 1/2 गुणा ई सी इंटू एच हो जाएगा। 1/2 सब में कट जाएंगे, एच एच सब में कट जाएंगे, तो इनका जो एरिया है, क्षेत्रफल का रेशो है, वो आ जाएगा बी डी अनुपात डी ई अनुपात क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, इनके एरिया का रेशो आ जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे हों और उनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। याद रखना, आधार की जो लंबाइयां हैं उनके समानुपाती होते हैं। अगर ये लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ये लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 3:5:4। आगे कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां क्षेत्रफल के लिए आपको भुजाओं के स्क्वायर करने पड़ते हैं। स्क्वायर नहीं करना है, सीधा आधार की लंबाइयों के प्रोपोर्शनल होगा, आधार की लंबाइयों के समानुपाती होगा। तो जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे हों,
समझ रहे हो, और उनका शीर्ष बिंदु एक ही होता है, तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनकी आधार की लंबाइयों के प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सीधे समानुपाती होते हैं। BD अनुपात DE अनुपात क्या हो जाएगा, EC, ये इनके क्षेत्रफलों के अनुपात होते हैं, क्योंकि उनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं, बराबर। ऊंचाइयां समान होती हैं तो इनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। समझ में आया तो यस सर, नहीं समझ में आया तो मना कर दीजिए कि सर समझ में नहीं आया। आ गया समझ में, पक्की बात है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। एक तो कंसेप्ट आपने ये सीखा। अब आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, और आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं। ये कोई ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है। A के सामने की साइड को A मान लेते हैं, B के सामने की साइड को B मान लेते हैं, और C के सामने की साइड को C मान लेते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के कई फॉर्मूले आएंगे, उनमें से एक फॉर्मूला ये बनता है कि आपको दो साइड दी गई हैं, उनके बीच का एंगल दिया गया है, तो एरिया कैसे ज्ञात करोगे। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा BC इंटू साइन A हो जाएगा। 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन उनके बीच का एंगल। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 गुणा AB इंटू साइन C हो जाएगा, और 1/2 गुणा AC इंटू साइन B हो जाएगा। अगर दो भुजाओं के बीच का कोण थीटा है, ऐसे बोलते हैं किसी त्रिभुज में, जैसे ये दो भुजाएं हैं, एक भुजा A है, एक भुजा B है, बीच का कोण थीटा है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 AB साइन थीटा। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है 1/2 गुणा AB साइन थीटा हो जाता है, 1/2 AB साइन थीटा, ये इसका एरिया हो जाता है। कभी भी आपको दो भुजाएं दी गई हों, उनके बीच का एंगल दिया गया हो, तो त्रिभुज का एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण या एंगल। दो बातें हमने सीखी हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। पहली बात हमने ये सीखी थी कि त्रिभुज का आधार, दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे हों और उनका शीर्ष बिंदु एक होता है, तो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। समझ गए थे। दूसरी बात हमने ये सीखी है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हों, उनके बीच का कोण थीटा दिया गया हो, भुजाएं मान लो A और B हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा AB इंटू साइन थीटा। अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो B और C के बीच का एंगल क्या है, A है, तो 1/2 गुणा साइन A आ जाएगा, 1/2 AB साइन C आ जाएगा, 1/2 AC साइन B आ जाएगा। मैंने आपको साइन रूल में ये बताया था कि साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C बराबर भुजा A अनुपात भुजा B अनुपात भुजा C होता है। बताया था क्या, भुजा A अनुपात भुजा B अनुपात भुजा C बराबर साइन A अनुपात साइन B अनुपात साइन C होता है, बताया था। ये क्षेत्रफल के बराबर है, ये क्षेत्रफल के बराबर है, और ये भी एरिया यानी क्षेत्रफल के बराबर है। तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए। आप ये कह सकते हैं 1/2 BC साइन A 1/2 AB साइन C 1/2 AC साइन B, ये होता है। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और ये आ जाएगा। अब इसको भी ABC से भाग दे दो, इसको भी ABC से भाग दे दो, और इसको भी ABC से भाग दे दो। आप किसी भी इक्वेशन में सेम कैलकुलेशन कर सकते हो, पूरी इक्वेशन की एक साथ में। ABC से भाग देंगे तो B और C तो कट जाएंगे, A बच जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन भुजा ए हो जाएगा। इसको ए बी सी से भाग देंगे तो साइन सी अपॉन भुजा सी हो जाएगा, और इसको ए बी सी से भाग देंगे तो साइन बी अपॉन भुजा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यही आपका साइन रूल आया था उस टाइम, याद करो साइन रूल ऐसे ही आया था, साइन ए अपॉन भुजा ए बराबर साइन बी अपॉन भुजा बी बराबर साइन सी अपॉन भुजा क्या आया था, सी। और ये 1 अपॉन क्या आया था, 2r आया था। लेकिन यही साइन रूल है, उसको आप इस तरीके से भी बता सकते हो। आगे इसका और यूज करेंगे, और इसकी जरूरत रहेगी तो वहां इसको और यूज करेंगे। तो हमने दो चीजें सीखी हैं, दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर स्थित हैं तो उनका क्षेत्रफल आधार की और उनका शीर्ष बिंदु एक है तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। यस। दूसरी बात हमने ये सीखी, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं, उनके बीच का कोण दे रखा है थीटा, तो 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा उनका क्षेत्रफल होगा। दो बातें सीख ली। तीसरी बात, इसको आप साइन रूल से भी रिलेट कर सकते हो, साइन रूल भी इसके थ्रू प्रूव हो जाएगा। समझ लिया। अब वापस हम इन सेंटर में वापस चलते हैं। ये जो सारी बातें हैं ये इन सेंटर को समझाने के लिए थी, कि इन सेंटर क्या, एंगल बाई सेक्टर को समझाने के लिए थी। कहाँ रह गया, कोई नहीं, रहने दो उसको। एंगल बाई सेक्टर को समझाने के लिए थी। देखो ये एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल है। एंगल ए का बाइसेक्टर है ये जो डी पर मिलता है, तो एंगल A/2 तो ये हो जाएगा, और एंगल A/2 ये हो जाएगा। ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा आधा कर देता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। एक ट्राइंगल है मेरे पास में ABD और एक ट्राइंगल है मेरे पास में ADC। पहले मैं ABD का एरिया लेता हूं, एरिया ऑफ ABD बराबर 1/2 गुणा AB इंटू AD साइन A/2, और इसके साथ में लेता हूं ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AC गुणा AD इंटू साइन A/2। क्लियर है। अब आप मुझे बस एक बात बता दीजिए, ABD और ADC का एरिया क्या BD और DC के रेशो में आएगा? ABD तथा ADC का एरिया क्या BD और DC के रेशो में होगा? ये ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल है ABD, दूसरा ट्राइंगल है ADC। तो अगर मैं ये कहूं कि ट्राइंगल ABD अपॉन ट्राइंगल ADC बराबर BD अपॉन DC हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? कारण बताता हूं। जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे होते तथा उनके शीर्ष बराबर होते हैं तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। इनके आधार की लंबाइयां क्या है, BD और DC। दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था 1/2 गुणा AB गुणा AD इंटू साइन A/2 क्षेत्रफल का एरिया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। दूसरा है 1/2 गुणा AC गुणा AD इंटू साइन A/2, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बने हुए होते हैं तो उनके क्षेत्र और उनका शीर्ष बिंदु एक होता है तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाइयां बराबर होती है। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से एक सरल रेखा पर एक ही लंब डाला जा सकता है, इसलिए वो जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सब के लिए वो जो आधार रेखा है वो बेस का काम करती है, और उनके शीर्ष लंब या परपेंडिकुलर की लंबाई सबके लिए क्या होती है, बराबर होती है। ऊंचाई सबकी बराबर होगी अगर उसी आधार रेखा के ऊपर आप उनके बेस को मान रहे हो तो उनकी जो क्षेत्रफल है वो आधार की लंबाइयों के समानुपाती हो जाएंगे। ABD का आधार क्या है, BD, और ADC का आधार क्या है, DC। इसलिए ABD और ADC है, इनके क्षेत्रफल BD और DC के रेशो में आ जाएंगे। ये ABD है, ये ADC है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात लेना है तो बराबर कर दीजिए
बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी। 1/2 को 1/2 से काट दो, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट जाएगा, ए डी से कट जाएगा ए डी, और ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी। इसको एंगल बाई सेक्टर थ्योरम या कुछ भी बोल देते हैं, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कुछ भी बोल देते हैं। मैं इसका कोई नाम नहीं दे रहा हूं, बिना नाम याद रखो इनको। आप जब कभी कहीं पढ़ रहे होंगे, जैसे एक बार मेरे से पढ़ लिए, उसके बाद में कहीं पढ़ रहे होंगे, तो आपको नाम ऐसे मिलेगा, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगाओ इसमें। आपको पता, आप बोलोगे सर आपने तो हमें एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पढ़ा ही नहीं। सब कुछ पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। बिना नाम याद रख लो, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम कह दो इसको, ठीक है। अब इसको एक साथ बोलूं एक सांस में। कभी भी किसी त्रिभुज में उसका एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा पर जिस बिंदु पर मिलता है उस भुजा को दो भागों में बांटता है, और उन दोनों भागों की लंबाइयों का अनुपात शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है। ये ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए का बाई सेक्टर एडी है, तो सामने वाली भुजा को डी पॉइंट पर मिल रहा है, तो डी के द्वारा बीसी को बीडी और डीसी में बांटा गया है। तो जो बीडी और डीसी का अनुपात है वो एबी और एसी के अनुपात में ही होगा। बीडी और डीसी का अनुपात है वो एबी और एसी के अनुपात में होगा। याद रखना है, ध्यान रखना है। देखो, अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए ऐसे, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ ली बीडी की लंबाई क्या होगी, डीसी की लंबाई क्या होगी। बीडी की लंबाई क्या है, डीसी की लंबाई क्या है, तो बीडी और डीसी है वो 6 और 8 के रेशो में होंगे। 6:8 होगा, 6:8 क्या हो जाएगा, 3:4। 7 को 3:4 में बांट दो, ये तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा को दो भागों में विभाजित करता है, दोनों भागों का अनुपात शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है। दिस इज एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। अब तक जो पूरा पढ़ा हुआ है उसको एक सेंटेंस में बोलूं। किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो थीटा, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा ए बी साइन थीटा। एक बात। दूसरी बात, जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे हों और उनका शीर्ष बिंदु एक होता है, तो उन त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो उनकी आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं, क्योंकि ऊंचाइयां बराबर होती हैं। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे तो रेशो लेते हैं। तो 1/2 सब में कट जाएगा, एच एच सब में सेम है इसलिए कट जाएगा। तो आधार 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 के रेशो में आएंगे तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात है, किसी भी त्रिभुज में उसका जो एंगल बाई सेक्टर होता है, एंगल बाई सेक्टर होता है, इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है एक्चुअली ये। तो कोण का आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु के द्वारा उस भुजा को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और उन दोनों भागों का जो अनुपात होता है वो शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है। इधर वाली और इधर वाली का अनुपात इधर वाली और इधर वाली के अनुपात में होगा। जैसे ये 6 और 8 है, तो 6 और 8 में रेशो क्या बनता है, 3-4 का रेशो बनता है। 6 और 8 2 से कट जाती है, 3-4 का रेशो बनता है। तो ये जो 7 सेंटीमीटर है इसको 3 और 4 के रेशो में डिवाइड करेंगे। यहां तक का खेल समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है बोल जाइए, मैं हर बात को रिपीट कर दूंगा। कोई भी किंतु परंतु। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आपको कितना अच्छा पढ़ाया गया है इसका पैमाना यह है कि उस पढ़े हुए के आधार पर आपसे सवाल हो जाते हैं क्या। जो कुछ आपको पढ़ाया गया है उस पढ़े हुए के आधार पर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं क्या, जिस लेवल को
का आपको पढ़ाया गया है, जिस लेवल का एग्जाम में आता है और जिस लेवल से आपको तैयारी कराई गई है। गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, क्या आपसे सवाल हो रहे हैं? क्या समझ में भी बहुत अच्छा आया? सवाल हो रहे हैं क्या? सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। सर के पास में जखीरा था, सर के पास में ज्ञान का भंडार था, वो आपके ऊपर उड़ेल दिया। आप उसको एब्जॉर्ब कर पाए क्या? सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। दिस इज ओनली टीचिंग, ये केवल टीचिंग है। सर की टीचिंग हुई है, आपको टीचिंग करवाई गई है, कोचिंग अभी बाकी है। कोचिंग अभी बाकी है। आप इस दुनिया के कितने भी सिद्धांत, बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा सिद्धांत, दुनिया भर का नॉलेज ले लीजिए, अगर आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो कचरे के बराबर है, वो कोई काम का नहीं है आपके। वो ज्ञान जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आ रहा है वो कोई काम का नहीं। वो वैसे ही है जैसे अपन पूरे दिन मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं, उनसे किसी का भला नहीं होता जब तक वो लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किए जाए। किसी भी सब्जेक्ट में ले लीजिए, अगर उस पढ़े हुए के आधार पर आपसे उस चैप्टर के, उस सब्जेक्ट के एग्जाम्स के लेवल तक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई अभी बाकी है। सर ने अपना सिलेबस पूरा किया है, कंटेंट कितना ही अच्छा हो, आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं, आपकी तैयारी अभी बाकी है। टीचिंग हो गई है, कोचिंग अभी बाकी है। वो सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, क्या सर ने इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों से सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जैसे ही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, मैं आपके ऊपर भयंकर तरीके से झल्लाने लग जाता हूं। क्यों नहीं करके आया, करके आया है क्या, क्यों नहीं हो रहा है? सवाल होता है कि नहीं होता है? सवाल आपसे होने ही चाहिए। अब एंगल बाई सेक्टर से, अगर मैंने एंगल बाई सेक्टर पढ़ा दिया तो एंगल बाई सेक्टर से रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी दुनिया का सवाल है वो आप कर लोगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। कोई भी सवाल है वो तो हम भी नहीं कर सकते, पढ़ाने वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस लेवल का आपके एग्जाम में आ रहा है वो तो कम से कम कवर होना चाहिए आपका। आपसे सवाल हो ही नहीं रहे, हम सिद्धांत ही सिद्धांत, रूल्स ही रूल्स, थ्योरम ही थ्योरम आपको पढ़ा जा रहे, क्या काम का है वो? उल्टा उसका बर्डन और बोझ और बढ़ता है जब आपके ऊपर। आपको लगता है कि कोचिंग नहीं करी तब भी ऐसे ही हो रहे थे सवाल, कोचिंग कर ली उसके बाद में भी ऐसे ही हो रहे हैं, फिर मतलब क्या रहा? कोचिंग नहीं करी तब तक दिमाग में ये तो था ना एक बार कोचिंग करने के बाद में सवाल होने लग जाएंगे। आपने कोचिंग भी कर ली, सवाल भी नहीं हो रहे, ज्यादा दिमाग खराब होता है। पढ़ भी लिया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ा भी दिया, सर से कोई शिकायत भी नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलता है कि गड़बड़ कहां हुआ है। सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया, हमसे सवाल नहीं हो रहे। तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, क्या वो आपके यूज हो रहा है? क्या सर ने आपसे कुछ नहीं करवाया, सर ने अपनी अपनी तरफ से पढ़ा दिया। सर ने आपसे कुछ नहीं करवाया, सर ने अपनी तरफ से पढ़ा दिया। ये टीचिंग होती है, कोचिंग नहीं होती। टीचिंग और कोचिंग में फर्क होता है। टीचिंग में टीचर अपनी तरफ से पढ़ाता है, स्टूडेंट अपनी तरफ से नॉलेज लेते हैं, और कोचिंग में टीचर पढ़ाता भी है और इस बात को सुनिश्चित भी करता है कि उसके पढ़ाए हुए का आप लोग यूटिलाइज कर पा रहे हो या यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपसे सवाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जितनी भी कोचिंग होती है सब में यही होता है। स्पोर्ट्स की कोचिंग देख लीजिए आप, बॉलिंग की कोचिंग या बैटिंग की कोचिंग करने के लिए क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं तो आपको कोच है वो ऐसे बैटिंग करके दिखा देता है 10-15 मिनट और बोले अब सीख गया बैटिंग, बोले हाँ सीख गया, बोलो ठीक है इसके नोट्स बना ले। अब ऐसे होता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप स्विमिंग की कोचिंग में गए और आपको आपका जो कोच है वो तैर के दिखा दिया, देख ऐसे मछली की तरह तैरते हैं, ऐसे मगरमच्छ की तरह तैरते हैं, ऐसे जंप लगाते हैं, ये होता है वो होता है, उसने दिखा दिया, आपने बैठे बैठे देख लिया, बोले अब इसके नोट्स बना लो, आपके यही एग्जाम में आएगा। आप तैर लोगे क्या? आपको बार बार गोते लगवाने पड़ेंगे, बार बार गोते लगवाने पड़ेंगे। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो दोपहर 12 बजे बाद में यहीं टिक जाओ, मत जाओ घर, छोड़ दीजिए अपना कमरा, छोड़ दीजिए अपना घर। अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो 1 साल का मामला है, 1 साल का मामला है, 1 साल के लिए घर से बाहर निकल जाइए, घर पे अपने कमरे पे उतनी ही देर रहो, बस आपको सोना है।
यहां बेंच पे बैठे बैठे पढ़ोगे, आपस में डिस्कस करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो होने लगेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। चले, देखो मैं कुछ और दिखाता हूं। आपको मैंने बताया जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही आधार रेखा पर बन रहे हो तो उनके क्षेत्रफल आधार की लंबाइयों के समानुपाती होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, बीच का कोण दिया गया तो उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन, जो बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा हो जाता है। जब किसी त्रिभुज में उसका एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा पर मिलता है तो उस भुजा को दो भागों में विभाजित कर देता है और दोनों भागों का अनुपात शेष दो भुजाओं के समानुपाती होता है। ठीक है, तीन बातें हो गई और आगे चलते हैं। ये ट्राइंगल है एबीसी। अब मैं एक बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी त्रिभुज में उसके दो एंगल बाई सेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरा एंगल बाई सेक्टर भी उसी बिंदु से गुजरता है और तीनों एंगल का जो बाई सेक्टर होता है वो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। उस त्रिभुज के अंतःवर्त का केंद्र होता है तथा अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में उसके दो एंगल बाई सेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरा एंगल बाई सेक्टर भी उसी बिंदु से गुजरता है और तीनों एंगल बाई सेक्टर जिस बिंदु से गुजरते हैं, तीनों एंगल बाई सेक्टर जिस बिंदु से गुजरते हैं वह उस त्रिभुज के अंतःवर्त का केंद्र होता है और अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, बोले ऐसा क्यों होता है बताता हूं। किसी चीज को समझाने के लिए कई बार रिवर्स मेथड यूज किए जाते हैं, रिवर्स मेथड यूज किए जाते हैं। मैं आपको सर्किल में ले जाता हूं, सर्किल में ले जाता हूं, ध्यान से सुनना। ये एक सर्किल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पर, यहां से एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया। ये दो स्पर्श रेखाएं हैं और ये इस सर्किल का सेंटर है। ये पॉइंट पी है या इस पॉइंट को कुछ भी कह दीजिए, अभी एक बार नाम मत दो, रहने दो। ए से दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि इस वृत्त को स्पर्श कर रही हैं। केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री और ये रेडियस होती है आर। आगे सर्कल में पढ़ेंगे। और यहां से यहां मिलाया जाता है तो भी एंगल बनता है 90 डिग्री और रेडियस होती है आर। किसी भी ट्राइंगल में, किसी सर्किल में, जैसे उसकी कोई स्पर्श रेखा है वो उसके केंद्र के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है और ये केंद्र इसका ओ हो जाता है। 90 डिग्री का एंगल क्यों बनता है ये मैं सर्किल में समझाऊंगा आपको, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का बनता है और ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होती है। समझ रहे आप? ठीक। तो मैंने बी से दो स्पर्श रेखाएं बनाई, एक स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा। इसको पॉइंट पी बोल देता हूं, इसको पॉइंट क्यू बोल देता हूं। अब मैं एक काम करता हूं, यहां से एक स्पर्श रेखा और बनाता हूं, इसको पॉइंट ए बोल देता हूं, इसको पॉइंट बी बोल देता हूं, सी बोल देता हूं, इसको पॉइंट सी बोल देता हूं और ये जहां मिल रही है इसको पॉइंट एस बोल देता हूं। एस की बजाय कुछ और बोल दूं, पी क्यू। आर तो इसको ले लिया ना अपन ने, इसको टी बोल देते हैं, इसको टी बोल देते हैं। आर तो हम रेडियस के लिए यूज कर रहे हैं, बोलो सर कैपिटल आर, तो वो सरकम रेडियस के लिए यूज करेंगे, कंफ्यूज न हो, इसलिए मैंने इसको पॉइंट टी बोल दिया। तो ए से इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी और ये भी यहां क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा और ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये आर है, ये आर है। अब यहां से क्या होता है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और मैं यहां से यहां मिला देता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है। इसको सेंटर ओ मान लेते हैं या इन सेंटर ओ मान लेते हैं एक बार। बीओ इनमें कॉमन है। मैं दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं आपको, एक तो है बीपीओ और एक है बीक्यूओ। ट्राइंगल बीपीओ और ट्राइंगल बीक्यूओ, इनमें दोनों में आर आर कॉमन है।
और ये जो बी ओ है ये दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। आप आगे पढ़ेंगे, एक कॉन्ग्रुएंस होती है, सर्वांग समता होती है आर एच एस। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस या आर एच एस सर्वांग समता होती है। इसका मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड सर्वांग समता, समकोण, कर्ण, भुजा सर्वांग समता। किसी भी दो त्रिभुजों में दोनों समकोण त्रिभुज होने चाहिए, उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उनके कर्ण आपस में बराबर हो, और बाकी दो भुजाओं में से एक इसकी भुजा और एक उसकी भुजा आपस में बराबर हो। किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, इसमें भी 90 डिग्री का बन रहा है, उसमें भी 90 डिग्री का बन रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज होने चाहिए, कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए, और कर्ण के अलावा जो बाकी दो भुजाएं बची हैं उनमें से इसकी एक भुजा उसकी दूसरी उसकी भी एक भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज है वो सर्वांगसम होते हैं। तो अगर मैं बीपीओ तथा बीक्यूओ की बात करूं, बीपीओ तथा बीक्यूओ इन ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसमें आर है, इसमें आर है, और इसमें बीओ दोनों में कॉमन है, बीओ दोनों में कॉमन है, तो ये आर इस आर के बराबर है, बीओ दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर है, और ये कोण बन रहा है 90। बीओ इनके कर्ण का काम करता है। बीपीओ में 90 डिग्री के सामने की भुजा है बीओ, इसलिए समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ऐसे ही बीओ बीक्यूओ है, उसमें 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है बीओ, जो कि इसके कर्ण का काम करती है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी खासियत होती है उनकी साइड्स, उनके एंगल्स, उनके परिमाप, उनके क्षेत्रफल सब कुछ आपस में बराबर होते हैं, सब कुछ बराबर होते हैं। तो अगर सब कुछ बराबर होते हैं तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये पूरा एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल बी बराबर होंगे, तो b/2 ये हो जाएगा और b/2 ये हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा और ये भी b/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2, क्योंकि ये b/2 है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का, इन तीनों का योग कितना बनना चाहिए 180 बनना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस b/2। तो ये ध्यान रखना हमेशा, ये b का आधा आधा हो जाता है, b/2 और 90 डिग्री में से b/2 घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, इधर 90 डिग्री में से घटा देंगे तो b/2 90 डिग्री माइनस b/2 ये एंगल आ जाए। ऐसे अगर मैं इधर से मिलाऊं, यहां से यहां मिलाऊं, तो ये भी c/2 हो जाता है और ये भी c/2 हो जाता है। और अगर मैं इसको यहां से यहां मिलाऊं, उसी कंसेप्ट से होगा, अब बाकी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये a/2 होगा और ये भी क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट आपके समझ में आया? थोड़ा समझ में आया? ठीक। मेरा मकसद ये कभी नहीं होगा कि मैं आपको बहुत ज्यादा सिद्ध करने वाले झंझट में ले जाऊं या प्रूव करने वाले में या इक्वेशन बनाने वाले झंझट में ले जाऊं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप इन चीजों को कर लेते हो तो उससे आपके क्वेश्चंस बनाना आसान हो जाता है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ के उसको कैलकुलेशन में लेना आपके लिए आसान हो जाता है। ज्योमेट्री में भी कैलकुलेशन होंगी और ज्योमेट्री की कैलकुलेशन भी अलजेब्रा से ही होंगी। इसलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं, अलजेब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीज गणित। ऐसे नाम बीज थोड़े है उसका, वो पूरी गणित का बीज है। कोई भी गणित की कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स की हर कैलकुलेशन अलजेब्रा से निकलती है। अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से ही पूरी गणित निकलती है। इसके अलावा गणित में बाकी सारी चीजें कैलकुलेशन के मेथड्स होते हैं। अलजेब्रा और आपके जो नंबर सिस्टम है वहीं से पूरी मैथमेटिक्स निकलती है, पूरी मैथमेटिक्स वहीं से निकलती है। और इसमें मजे की बात यह है, कई टीचर्स अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को लास्ट में पढ़ाते हैं। खैर अपना बैच तो सर्कुलेशन मोड में चलता है तो अलग बात है, अदरवाइज जैसे नए से भी शुरू करें तो अगर अर्थमेटिक्स शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले नंबर सिस्टम ही शुरू करना चाहिए, और एडवांस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले अलजेब्रा ही शुरू करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। आप ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, अलजेब्रा बिना करोगे कैसे? और ज्योमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है, कोऑर्डिनेट में लग जाती है, मेंसुरेशन में लग जाती है,
टिग्नोमेट्री में तो लगती है, अर्थमेटिक की किसी भी चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जाएगी, कैसे करेंगे बिना अलजेब्रा। चलो कोई नहीं, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब ट्राइंगल एबीसी को देखो, अब देखो ट्राइंगल एबीसी को, एओ क्या है भाई, एंगल ए का बाइसेक्टर है या नहीं है, एओ जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है या नहीं है, a/2 बीओ क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर, सीओ क्या है, एंगल सी का बाइसेक्टर। तो मैं ट्राइंगल एबीसी को देखूं तो ये जो सेंटर बन रहा है ये इसके अंतःवर्त का केंद्र है और इसका अंतः केंद्र होता है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर यहां डाल रहा हूं, ये रेडियस के बराबर है, ये परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर है और ये परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर है। तो मैंने क्या बताया आपको पहले, त्रिभुज की जो किसी भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है और किसी वृत्त में अगर तीन स्पर्श रेखाएं ऐसे हैं कि वो तीनों स्पर्श रेखाएं बाहर एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो वृत्त के केंद्र से अगर उनके स्पर्श बिंदुओं को, वो जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके एंड पॉइंट्स को मिलाया जाता है तो वो एंड पॉइंट्स होते हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं, द्विभाजित हो जाते हैं। यहां पर मैं अगर ट्राइंगल के रूप में इसको लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक ट्राइंगल होता है, उसके अगर एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं तो वो उसके अंतःवर्त का केंद्र होता है, अंतः केंद्र कहलाता है। किसी भी त्रिभुज में उसके, याद रखना हमेशा, किसी भी त्रिभुज में उसके एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर जाके मिलते हैं, ट्राइंगल के लिए बता रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में एक कोण का आंतरिक समद्वि, दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरे कोण का आंतरिक समद्विभाजक भी उसी बिंदु से गुजरता है और तीनों शीर्षों के या कोणों के आंतरिक समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। भुजाओं से बराबर दूरी पर का मतलब होता है ये जो सर्किल, ये जो केंद्र O बन रहा है, O की BC से दूरी, O की ABC से दूरी और O की AB से दूरी बराबर होती है और किसी भी पॉइंट की किसी सरल रेखा से दूरी उस पॉइंट के द्वारा सरल रेखा पर डाला गया लंब होगा। अगर मैं ये कह दूं ये मेरे पास में कोई लाइन है PQ और ये पॉइंट है मेरे पास में मान लो T, तो T की PQ से डिस्टेंस क्या मानी जाएगी? ऐसे नहीं बोलो सर इधर से ले लें, ये रास्ता ठीक है थोड़ा सा, वो तो गाड़ी ले सकते हो आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर किसी पॉइंट की किसी सरल रेखा से जो डिस्टेंस होती है वो उसके ऊपर डाला गया लंब ही उसकी डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर होता है उसी को डिस्टेंस माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब इस पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां बराबर हैं, परपेंडिकुलर्स है वो आपस में बराबर है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये रेडियस आर है, ये परपेंडिकुलर भी रेडियस आर है और ये परपेंडिकुलर भी रेडियस आर है और किसी वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, त्रिज्या कम ज्यादा थोड़ी हो सकती है, एक वृत्त की त्रिज्या तो एक ही होगी, केंद्र से उसके परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा। इसलिए ये जो वृत्त बन रहा है ये त्रिभुज बन जाएगा एबीसी, ये वृत्त इसका अंतःवर्त हो जाएगा, केंद्र से मिलाओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर के थ्रू मिलेंगे, इस पॉइंट से आप इसके ऊपर लंब डालोगे भुजाओं के ऊपर तो वो तीनों लंबों की लंबाइयां बराबर होंगी। इस केंद्र को हम अंतः केंद्र कहते हैं, दो एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं, तीसरा एंगल बाइसेक्टर वहीं मिलता है, अंतःवर्त का केंद्र होता है, अंतः केंद्र कहलाता है। क्या ये सारी कहानी समझ में आ गई क्या? क्या ये सारी कहानी समझ में आ गई क्या? बोलो सर याद नहीं रहेगी, क्या पता याद रहेगी कि नहीं रहेगी, यूट्यूब पे डलवा दूंगा 10-15 दिन बाद में, तुरंत तो नहीं डलवाऊंगा, तुरंत डलवाऊंगा तो आप छुट्टी करने लग जाते हो, 15-20 दिन बाद में डलवाऊंगा। इधर से क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद में। आप क्लास लेते नहीं हो, नंबर सिस्टम की ले रहे हो यूट्यूब पे? कौन कौन ले रहा है? आप मस्त रहा करो, रोटी खाया करो बढ़िया, 4-5 दिन की 2-3 बार, दाल में कड्डी में मिला के ऊपर से छाछ पी के बढ़िया, दोपहर में 2-3 घंटे खींचा करो लंबी, एकदम बढ़िया। देखो मैं रिपीट करता हूं, किसी ट्राइंगल में दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक
दो शीर्षों के लंबसमद्वि भाजक, सॉरी लंबसमद्वि भाजक नहीं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या कोण, आंतरिक कोण द्विभाजक, दो कोणों के आंतरिक द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीसरे कोण का आंतरिक द्विभाजक भी उसी बिंदु पर मिलता है, ये पॉइंट, ये तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, अंतःवर्त का केंद्र होता है, अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। यहां से लंब डालोगे 90 डिग्री का है, रेडियस आर है, यहां से लंब डालोगे कोण 90 डिग्री का है, रेडियस आर है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं वहां की बात हो रही है। अब ये मत सोच लेना कि ये सीधी रेखा है, नहीं, समबाहु त्रिभुज में सीधी रेखा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बी से आई तक अलग है और उसके बाद में ये डिफरेंट हो सकती है। बी से आई पर आता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ट्राइंगल है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर है। ये इसका अंतःवर्त बन जाएगा, a/2 a/2, b/2 b/2, c/2 c/2। ये इसका अंतः केंद्र आई हो जाएगा, अंतः केंद्र आई हो जाएगा। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस आर है। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट एफ है। आई से आई डी और ये जो रेडियस है ये डिफरेंट हो सकती हैं या सेम भी हो सकती। सेम कब हो सकती हैं? जब समबाहु त्रिभुज होगा तब, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज में भी हो सकता है। जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उस कंडीशन में बी आई ई तथा आर सेम हो जाएंगे। अगर ए बी और ए सी बराबर हुए तब तो आई ई तथा जो रेडियस है ये सेम हो जाएंगे, अगर डिफरेंट हुए तो फिर डिफरेंट होंगे। रेडियस अलग हो, आई ई अलग हो जाएगा, आई डी अलग हो सकता है, आई एफ अलग हो सकता है और ये रेडियस अलग हो सकते हैं। ये इसकी इन सेंटर होता है, ये इसके इन सेंटर की रेडियस होती है। तो सबसे पहले देखें इन सेंटर क्या होता है। इसके 3 की फीचर्स होते हैं। पहली बात है तीनों आंतरिक कोणों के समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी ट्राइंगल। दूसरी बात, तीनों भुजाओं से सम दूरस्थ, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। तीसरी बात, त्रिभुज के अंतःवर्त का केंद्र, और चौथी बात है इसको कहते हैं अंतः केंद्र या इन सेंटर। नॉर्मली आई से व्यक्त करते हैं। अब और क्या क्या होता है